राजेश जी, मैं आपके पास आता हूं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है पार्टी की गुटबाजी। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बसपा को लेकर के मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्योंकि पार्टी के अंदर कई गुट बन जाते हैं और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। ये महत्वाकांक्षाएं जब टकराती हैं तो गुटबाजी को जन्म देती हैं। तो यहाँ पर आप इस गुटबाजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को कहाँ आते हैं? किस पार्टी की गुटबाजी समाप्त हो गई है, अभी बकाया है, या आगे चुनाव में रंग दिखाएगी तो क्या प्रभाव छोड़ेगी? जरा तीनों उम्मीदवारों पर आप प्रकाश डालिए। मैं बसपा से शुरू करूंगा। और बसपा में क्योंकि संगठन का ही पता नहीं है, इसलिए उसकी गुटबाजी का भी पता। वहां प्रत्याशी चुनाव लड़ा और संगठन का उसके साथ कोई तालमेल भी है, ये भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि एक आध बार बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि संगठन अपना प्रचार करता है, प्रत्याशी अपना प्रचार। तो इसलिए वहां वहां पहले कुनबा तो हो जो झगड़ा करे, तो वहां कुनबे जैसी संगठन का और प्रत्याशी का कोई तालमेल नहीं नजर आ रहा है। इसलिए बसपा तो इस क्वेश्चन की जद में आती नहीं है। आप समाजवादी पार्टी में एक तो गुट हमें ये दिखाई देता है कि जो टिकट कटने की 2-3 बार प्रक्रिया हुई, उससे स्पष्ट तौर पर 2-3 गुटबाजी तो उभर कर आई। और उसके बाद जैसा मैंने अभी पिछले आपके इसी चर्चा के दौरान पहले कहा है कि जो प्रभावशाली नेता हैं स्थानीय स्तर पर, उन लोगों का चुनाव के दौरान राहुल गांधी की तरह गायब हो जाना। जैसे राहुल गांधी गायब हो जाते हैं जब संसद चल रही होती है, जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी होती है, जब चुनाव चल रहा होता है, वो अचानक उन देशों की यात्रा पर निकल जाते हैं जिन देशों की छवि अच्छी नहीं। तो इसी तरह से कुछ नेताओं के, हो सकता है उनके निजी कारण हो, लेकिन चुनाव के समय पर मैंने तो एक नेता को ये कहते सुना अपने जिला अध्यक्ष से, उनकी माताजी गुजर गई तो वो उनके किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। तो उन्होंने कहा कि तुम उस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए? बोले जी मेरी माताजी गुजर। बोले कि माँ तो गुजरती रही। हालांकि ये अशोभनीय था, लेकिन राजनीति इन्हीं अशोभनीय हरकतों से चलती है। और उसमें जब लोकसभा का महत्वपूर्ण चुनाव हो रहा हो, उस समय पार्टी के प्रभावशाली पदाधिकारी गायब हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां गुटबाजी कैसी। अब हम आते हैं उस पार्टी पर जिसके लिए सभी का ध्यान उस पर, तो वहां भी गुटबाजी कम नहीं है। वहां जितने विधायक हैं, सांसद हैं, सबके अपने अपने गुट। लेकिन जो मेरी जानकारी में आया है वो ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि किसी की भी तरफ से ये पता चल गया कि उसने पार्टी प्रत्याशी को हराने में कोई योगदान दिया है तो उसकी गर्दन नहीं बचे। इसलिए गुटबाजी होते हुए भी सब लोग सर झुकाकर पार्टी प्रत्याशी का प्रचार करते दिखाई देते हैं। हालांकि उनका मन है या नहीं है, यह जानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसी बिंदु के साथ में आशु जी के पास पहुंचता हूं। आशु जी, पार्टियों की गुटबाजी, पार्टियों के अंदर के अंतर्कलह को लेकर के आप तीनों प्रत्याशियों को कहां आते हैं? कौन सा प्रत्याशी गुटबाजी पर एक और कर चुका है, किया है, नहीं किया है? परिणाम चुनाव बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी प्रत्याशी के लिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के लिए और बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी के लिए गुटबाजी क्या भूमिका निभाने जा रही है और आप इसको कैसे आंकते हैं?
कि मैं राजेश जी से सहमत हूं कि बीएसपी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, क्योंकि वहां गुट ही नहीं है। तो ना, जब कुछ है ही नहीं तो बाजी कहां से होगी? ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, और मैं मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता। समाजवादी पार्टी के साथ जो बड़े नेता थे वो भाजपा में चले गए, तो जो एक रिक्त स्थान खाली हुआ, उसमें जो यहाँ के कुछ उनके सामने अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे नेता थे, वो सामने आकर उन्होंने इस पे कब्जा करने की कोशिश की, और वो इसमें कमोबेश बीते 4-5 साल में सफल हुई। आज की डेट में वो खुद को समाजवादी पार्टी के एक बड़े प्रभावशाली नेता, रणनीतिकार, चाणक्य, आप कुछ भी कहें, लेकिन चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने विधानसभा वाइज और जिला वाइज गुट बटे। हर विधानसभा का जो जिला अध्यक्ष है, या नोएडा महानगर अध्यक्ष है, या खुर्जा का जो जिला अध्यक्ष है, या सिकंदराबाद का अध्यक्ष है, उसके अपने गुट हैं। और इसका हमने जो परिणाम देखा है, वो ये देखा कि जो रैली हुई वो मतलूब अली जी के कंट्रोल में थी, और उन्होंने जिसका मन करा उसको चढ़ाया, जिसको मन नहीं करा उसको नहीं चढ़ाया। फलस्वरूप क्या हुआ कि सिकंदराबाद और खुर्जा तो मस्त रहे, क्योंकि वो बुलंदशहर का हिस्सा थे, मगर यहाँ नोएडा में राड़ मच गई, यहाँ मारकाट हो गई, इस्तीफे हो गए। फिर रात को जो है मनाने की प्रक्रिया चली कि भैया तू मत चला, तू मत जा, जैसे शादी में होता है कि फूफा उड़ जाए। तो यहाँ यह गुटबाजी है। दूसरी गुटबाजी जो महत्वपूर्ण, उसको इग्नोर करना मुश्किल। अखिलेश यादव जी ने इस शहर के अंदर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक पुरानी पीढ़ी की नेतृत्व है, उसको किनारे करके एक युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना शुरू करा है। और ये सारी टीम अखिलेश यादव, इस टीम में जो पुराने लोग हैं वो मुलायम सिंह जी के समर्पित लोग हैं, लेकिन जो राहुल अवाना को टिकट मिला, आप इस गुटबाजी को समझिए कि पूरा का पूरा गौतम बुद्ध नगर का संगठन, नोएडा समेत, एक तरफ था जिसने एक सुर में यह कहा कि डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद वो राहुल अवाना वहां जाके 3 दिन तक अड़ गया, और अखिलेश जी के पास जाके कि मैं तो टिकट लेके जाऊं। और इसी राहुल अवाना ने बाकायदा, मुझे वो गांव का याद नाम नहीं आ रहा, तिलप्ता के पास कौन सा गांव है राखी जी, जहाँ पे उसने भाषण, साकीपुर। हाँ साकीपुर, वहां पे उन्होंने दो दो गांव हैं, उनके मामा के गांव लगते हैं, वहां पर उन्होंने भाषण दिया कि अपने रिश्तेदारों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, देखिए गुटबाजी और आदमी जो है ना अपनों के बीच में रोता है, तो वहां उन्होंने कैमरे ऑन थे, उन्हें तो पता नहीं था, ये पता था तो पता नहीं, लेकिन उन्होंने भाषण दिया कि मेरे साथ इस पार्टी में कोई नहीं है, मैं ये टिकट अपने बलबूते लाया हूं, कोई जिला अध्यक्ष, कोई पार्टी का बड़ा नेता मेरे साथ नहीं था, मेरे गेल नहीं था। मेरे पास वो वीडियो भी है, हालांकि मैंने उसको डाला नहीं था, सिर्फ खबर छापी थी। किंतु ये जो गुटबाजी है, ये नई गुटबाजी है, और इस चुनाव में के परिणाम के बाद इस गुटबाजी का उभार होगा। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता पार्टी में मठाधीशों की गिनती अब इतनी हो गई है कि वहां मौजूद हर आदमी स्वयं को एक नया मठाधीश कहता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जितने नेता हो सकते थे, इस गौतम बुद्ध नगर जिले के जितने भी बड़े नेता हो सकते थे, वो चाहे शरीफ थे चाहे भ्रष्ट थे, उन सबको भाजपा ने ले लिया। अभी 3 दिन पहले योगी जी की सभा से पहले बुलंदशहर में बुलंद मॉल के जो आरोपी हैं घोटाले के, जिसका विरोध वहीं के विधायक ने किया है, उसको भी डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा भाजपा में शामिल करा दिया गया। तो ये जो बात है, यहां गुटबाजी बहुत है, और शीर्ष नेतृत्व कितना भी कहे, मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि मैं तो खुद कुछ नहीं कहूंगा, मगर अपने को दे दो, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। क्योंकि आप कसम खाने के लिए, ये देखो जी, मैंने कुछ नहीं करा, मैं तो आपके लिए रैली भी करवा रहा था, सभाएं भी करवा रहा था, सब कुछ करवा रहा था, लेकिन अगर नीचे वाले लोग जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, धर्म के आधार पर भाजपा के साथ नहीं आए,
इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। आप गाज गिरा सकते हो तो गिरा दो। तो ये जो गुटबाजी है, इसका परिणाम पार्टी पर कितना है वो एक अलग बात है, लेकिन जो वोटर है वो डिसाइडेड है। मेरे पास ऐसे कई जानकारियां हैं जहां पर भाजपा के कई लोकल कार्यकर्ता या जो छोटे लेवल के कार्यकर्ता हैं, जिनको हम पन्ना प्रमुख या फिर वो कहते हैं आपके युवा के जो नेता हैं, वो बाकायदा अपनी अपनी पसंद के नेताओं के साथ चले जा चुके हैं। आज भी मुझे कोई बता रहा था कि उनके पास भाजपा कार्यालय से फोन आया कि भाई आपको जो है वो बनाना है बूथ पोलिंग एजेंट। एक मिनट मैं पूरी कर लूं। पोलिंग एजेंट बनाना है, तो उसने कहा नहीं भैया हम तो जो है सपा प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे लोग वो हैं जिनके लगातार पोस्टर लग रहे थे भाजपा के समर्थन में। तो गुटबाजी भाजपा में बहुत है, और कितनी टर्नअप होगी ये चुनाव के दिन महत्व। इसी मुद्दे पे मैं भी संक्षेप में अपना पक्ष रखता हूं। यहां मैं भी राजेश जी की तरह शुरुआत बहुजन समाजवादी पार्टी से करता हूं, और राजेश जी यहां मैं आपसे थोड़ा विरोधाभास रखता हूं। भले ही बहुजन समाजवादी पार्टी का कैडर उस स्तर का नहीं है कि वहां गुटबाजी दिखाई दे, या विश्वास मानेगा, पीछे मैं भी इस बात को सुनकर और भौचक्का था कि बहुजन समाजवादी पार्टी जो कि संगठनात्मक रूप में बहुत मजबूत जिले में नहीं दिखती है, वहां भी गुटबाजी है। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि एक पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह सोलंकी दादरी में सभा करने के लिए डोलते रहे, और हम पार्टी से जुड़े पुराने पदाधिकारी और कार्यकर्ता है, हमें सूचना तक नहीं दी गई और उनकी सभा नहीं हो सकी। यदि हमसे कहते तो हम 2000 आदमी की सभा करा देते। तो ये तो नहीं है कि गुटबाजी से वहां ग्रसित नहीं है, लेकिन यहाँ एक दूसरी कहानी देखने को मिलती है। बहुजन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार है, उनको बताया जा रहा है कि वह संगठन से ऊपर हट करके अपनी मर्जी से अपना काम कर रहे हैं, संगठन अपना अलग काम कर रहा है। हालांकि एक उम्मीदवार के तौर पर वहां उनके लिए चुनौती नहीं है, लेकिन संगठन में गुटबाजी दिखती है जो समय पर अपना असर दिखा सकती है। खैर यहां मैं इतना ही कहूंगा। दूसरी बात, यदि हम बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो मैं राजेश जी से और आशु जी से पूर्णतः सहमत हूं कि पार्टी के अंदर एक एलीट ग्रुप है, जो एलीट ग्रुप लंबे समय से पार्टी का चेहरा बना हुआ है, पार्टी का प्रतिनिधित्व जिले में करता है। जिस समय टिकट महेंद्र सिंह नागर का अनाउंस किया गया समाजवादी पार्टी के द्वारा, तो जैसा आशु जी ने कहा कि इस एलिट ग्रुप को एक चिंता सताने लगी कि अब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिले में परिवर्तन की हवा बहा रहा है और युवा पीढ़ी को आगे लेकर के आ रहा है। और ऐसी स्थिति में युवा पीढ़ी के आगे आने से आपका जो चेहरा है वो फीका पड़ सकता है, आपकी दिल्ली दरबार में हाजिरी कमजोर हो सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने पूरा पुरजोर प्रयास करके डॉक्टर महेंद्र सिंह नागर को वापस टिकट कराने में सफलता हासिल कर ली। लेकिन पार्टी के अंदर अभी भी गुटबाजी है। जैसा आप बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की सभा के बाद किस तरह से सभा के अंदर मंच पर नाम लेने और मंच पर जगह मिलने को लेकर के कलह मची, वह जग जाहिर हो चुकी है। उसके बाद कुछ लोग चुनाव प्रचार से पार्टी प्रत्याशी के साथ गायब रहे। लोगों ने यहां तक भी बताया है कि ये इस एलिट ग्रुप का, हालांकि मेरे पास इसके कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर के लोगों से बातचीत के बाद जो बात निकल के आ रही, उस आधार पे मैं कहता हूं अभी भी पार्टी का एलिट ग्रुप इस बात को लेकर के चिंतित है कि यदि महेंद्र सिंह नागर 3-3.5 लाख वोट लेकर के आते हैं तो भले ही वह चुनाव न जीते, लेकिन वह दिल्ली दरबार में जिले का पार्टी का एक नया चेहरा बनकर उभर सकते हैं, जिससे इस पार्टी का जो एलिट ग्रुप है उसके लिए चिंता की लकीरें खींच सकती हैं। एलिट ग्रुप महेंद्र सिंह नागर के इस नए टारगेट को लेकर के चिंतित है। ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि पार्टी के अंदर ही प्रयास ये रहेंगे कि महेंद्र सिंह नागर 3.5 लाख का 4 लाख या यूं कहें कि एक बड़ा टारगेट न लेके, जिससे कि इस एलिट ग्रुप की प्रभु सत्ता पार्टी में और दिल्ली दरबार में बनी रहे। यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पिछले 1 दशक से भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का शिकार रही है, और जिस तरह से दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेताओं को पार्टी में जगह दी गई,
उसी गति से पार्टी के अंदर गुटबाजी तेज हुई है। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद से गुटबाजी की गति और स्वरूप बदला है। पिछले एक दशक में डॉक्टर महेंद्र सिंह, मैं क्षमा चाहूंगा, डॉक्टर महेश शर्मा के विरोध की जो लॉबी है, यदि सबसे मजबूत स्थिति में दिखाई दी तो वह 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद दिखाई दी। हालांकि हमने देखा कि इस गुटबाजी के कारण जो टिकट की डिमांड थी और किस रूप में चली और कैसे कैसे सोशल मीडिया पर इस गुटबाजी को लेकर नारेबाजी और खेल हम लोगों ने देखा। खैर, पार्टी के द्वारा डॉक्टर महेश शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। इसके बाद भी पार्टी के अंदर गुटबाजी बनी रही। हालांकि टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा के द्वारा पहल करके प्रयास किए गए और वह जो दूसरे गुट के प्रमुख चेहरा थे, जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह, उनके घर गए, उनको जाकर के एक मैसेज देने का प्रयास किया कि सब कुछ ठीक है। लेकिन आशु जी की बात में दम है कि केंद्र सरकार के द्वारा, क्षमा चाहूंगा, केंद्र नेतृत्व के द्वारा, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि इन दो गुटों के बीच की खाई को भर दिया जाए। प्रयास के परिणाम है कि दोनों गुटों के नेता आपस में एक साथ बैठ रहे हैं, यहां तक कि अब चुनाव प्रचार में साथ जा रहे हैं। लेकिन गले मिलने की जो प्रक्रिया है वह दिल मिलने की प्रक्रिया तक कितनी पहुंची है, यह तो चुनाव परिणाम बताएगा या आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस आशु जी की इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैं तो पूरी तरह आपके साथ था, लेकिन क्या करें, लोग अपनों के साथ जाने की जिद पकड़े बैठे थे। तो ये गुटबाजी का मुद्दा रहा। बाकी परिणाम बताएगा किसको क्या रंग दिखाता है, जहां पर तीनों पार्टी अपने अपने वजूद के आधार पर गुटबाजी का शिकार है।